So, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Captain America Winter Soldier. ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 9th मूवी है और अगर आपने इससे पहले मेरे किए हुए बाकी पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो मैंने इस मूवी के यानी कि अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे इन मूवीज के सारे लिंक्स दे रखे हैं। आप चाहें तो वहां से जाकर इन सभी मूवीज को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क पे हुए उस चित्तौरी आर्मी के हमले के 2 साल बाद में, जहां अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स अपने आप को इस पूरी नई टाइमलाइन में ढालने की कोशिश करता है और इसके पीछे रीजन बस यही होता है क्योंकि कैप्टन अमेरिका 1943 का एक सोल्जर था और एक हेलीकैरियर के क्रैश के कारण उसे 70 सालों तक बर्फ में जमा रहना पड़ा था और अब फाइनली अपनी 70 सालों की नींद को कंप्लीट कर लेने के बाद में, न्यूयॉर्क की लड़ाई कर लेने के बाद में अब स्टीव रॉजर्स शील्ड के साथ में काम करना शुरू कर देता है और साथ ही यहाँ पर हमें निक फ्यूरी के द्वारा दिया गया एक सीक्रेट मिशन स्टीव रॉजर्स और नताशा को देते हुए दिखाया जाता है और इस टीम को लीड कर रहा होता है एजेंट रोमेलो। हम देखते हैं कि स्टीव नताशा के साथ में एक काउंटर स्ट्राइक टीम के साथ मिलकर एक शिप पर जाता है, जहां हमें देखने को मिलते हैं कि उस शिप पर काफी सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। कैप्टन अमेरिका और उसकी पूरी की पूरी टीम उस शिप पर आई थी उन सभी हॉस्टेजेस को बचाने के लिए जिन पर हाइड्रा के कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था और साथ ही यहीं पर उनके गिरोह के सबसे टॉप सरदार का भी पता चलता है जिसका नाम होता है जॉर्ज बैट्रॉक। उसी वक्त वहां पर कैप्टन अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है और हमें जॉर्ज और कैप्टन अमेरिका के बीच में एक हैंड टू हैंड बहुत ही शानदार कॉम्बैट देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका के अंदर सुपर सोल्जर सीरम है जबकि जॉर्ज के अंदर क्या है इस बात का पता अभी तक हमें नहीं होता, लेकिन फिर भी जॉर्ज कैप्टन को बहुत ही कड़ी टक्कर देता है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि निक फ्यूरी के द्वारा नताशा को एक और सीक्रेट मिशन भी दिया गया होता है जहां उसे शिप का ओरिजिनल डेटा एक्सट्रैक्ट करना था। शिप से डेटा ले जाने के बाद में जब कैप्टन अमेरिका अपने वापस से ट्रिस्केलियन शील्ड के हेडक्वार्टर्स में पहुंचता है और जाकर निक फ्यूरी से मिलता है तो वहां पर निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में बताता है जहां 3 हेलीकैरियर्स को सैटेलाइट के साथ में सिंक किया गया था और इसके पीछे बस रीजन ये था कि शील्ड के ऊपर अगर कोई भी धमकी देगा तो इस सैटेलाइट हेलीकैरियर की मदद से वो उस धमकी और या फिर किसी भी दुश्मन को हैंड टू हैंड वहीं पर तबाह कर सकता था। नताशा के द्वारा जो डेटा निक फ्यूरी को मिलता है वहीं पर निक फ्यूरी जब उस डेटा के ऊपर अपना काम करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो काफी सारे कोड्स हैं और इसे डिकोड करने के लिए हमें काफी सारा टाइम लगेगा, लेकिन तभी उसे ये भी पता चलता है कि इसके अंदर कुछ झोल है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इनसाइड टीम के अंदर जरूर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स है जो कि हाइड्रा से मिला हुआ है और हाइड्रा वही है जो शील्ड की दुश्मन है। और इसी के बारे में बात करने के लिए निक फ्यूरी अलेक्जेंडर पियर्स के पास में पहुंचता है और साथ ही उसे इस प्रोजेक्ट को डिले करने के बारे में कहता है और वहां से आगे निकल जाता है। जब निक फ्यूरी अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर जा ही रहा होता है लेकिन तभी उस पर बहुत ही खतरनाक हमला होता है और वहीं पर हम इस कहानी के सबसे बड़े मेन विलन से रूबरू होते हैं जिसका नाम होता है द विंटर सोल्जर। लेकिन अब क्योंकि निक फ्यूरी काफी चालाक था तो वो अपनी गाड़ी से अपनी चालाकी के साथ वहां से निकल जाता है और सीधा कैप्टन अमेरिका के घर पर पहुंच जाता है और जब निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से मिलता है तो वो नताशा द्वारा मिली गई पेन ड्राइव को कैप्टन अमेरिका को दे देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि मेरी जान खतरे में है और मुझ पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और मैं चाहता हूँ कि इस पेन ड्राइव को तुम अपने पास में सुरक्षित रखो क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस पेन ड्राइव के पीछे पड़े हैं और जिनमें से सबसे मेन है हाइड्रा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर निक फ्यूरी के ऊपर हमला हो जाता है विंटर सोल्जर की तरफ से, जिसकी वजह से निक फ्यूरी की वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हालांकि कैप्टन अमेरिका तो वहां से भाग जाता है लेकिन अगले दिन वहां निक फ्यूरी की खास एजेंट जिसका नाम था मारिया हिल पूरी की पूरी निक फ्यूरी की बॉडी को रिकवर करने के लिए वहां से पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर निक फ्यूरी की बॉडी को एक हॉस्पिटल में रखा जाता है और यहीं पर सीन चेंज होता है कैप्टन अमेरिका की तरफ। वो पहुंचता है सीधा शील्ड की एजेंसी में और वहां पर जाकर मिलता है अलेक्जेंडर पियर्स से। अब क्योंकि अलेक्जेंडर पियर्स को ये पता था कि वो पेन ड्राइव निक फ्यूरी के पास में थी और निक फ्यूरी कल रात को कैप्टन अमेरिका से मिलने के लिए आया था, तो इसका मतलब ये है कि वो पेन ड्राइव अभी भी कैप्टन अमेरिका के पास में होगी। और जब अलेक्जेंडर कैप्टन से पूछता है कि क्या वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास में है, तब वहां पर कैप्टन उसे उस पेन ड्राइव के बारे में न होने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे ऐसी किसी पेन ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं पता और वहां से आगे निकल जाता है। लेकिन अब क्योंकि निक फ्यूरी के जाने के बाद में शील्ड की सारी कमांड अलेक्जेंडर पियर्स
एवेंजर्स के हाथों में थी, तो वो वहां पर कैप्टन अमेरिका को भगोड़ा साबित कर देता है। और साथ ही जब कैप्टन अमेरिका उस पूरी की पूरी शील्ड फैसिलिटी से निकल ही रहा होता है, तभी वहां उस एलिवेटर के अंदर वो अपने काफी सारे गुंडे भेजकर कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि कैप्टन तो कैप्टन है और वो वहीं पर उन सबकी धुलाई कर देता है। काफी तगड़ी फाइट सीक्वेंस के बाद में कैप्टन अमेरिका वहां से भाग जाता है, लेकिन उसी बीच नताशा कैप्टन को ढूंढ ही लेती है और दोनों मिलकर उस पेन ड्राइव के अंदर उस पूरी की पूरी डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और तभी वहां पर नताशा को पता चलता है कि न्यू जर्सी के अंदर एक शील्ड का पुराना बंकर्स है, जहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन है जो कि शील्ड के लिए काफी ज्यादा काम आ सकती है। न्यू जर्सी में पहुंचने के बाद में दोनों को ये पता चलता है कि ये तो पुराना एक डेटाबेस था और वहां पर जाकर उन्हें एक सुपर कंप्यूटर मिलता है जिसके अंदर आर्मिन जोला की पुरानी कॉन्शियसनेस मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि आर्मिन जोला ने मरने से पहले अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स उन सुपर कंप्यूटर्स के अंदर डाल दी थी कि अगर कोई भी इस डेटाबेस के अंदर आकर छेड़खानी करने की कोशिश करे तो उसे वहीं पर तबाह कर दिया जाए। वहां पर आर्मिन जोला ये रिवील करता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब फिर से शील्ड का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो उसके अंदर हाइड्रा के भी कई सारे लोग अलग अलग रैंक्स, अलग अलग डिवीजन पर वहां पर एस्टैब्लिश हो गए थे। इसका मतलब ये है कि शील्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हाइड्रा से छुपी हुई नहीं है। और साथ ही वो अपने इन फ्यूचर वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को भी कैप्टन और साथ ही नताशा को बता देता है। वो ये बताता है कि अब तुम्हारे जो 3 बड़े बड़े हेली कैरियर जो कि सैटेलाइट के साथ में सिंक होने वाले हैं, उसके अंदर काफी सारा डेटा हाइड्रा का भी है और हाइड्रा का मेन मकसद इस पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाकर अपने आप का प्रकोप फैलाना है ताकि सब लोग हाइड्रा से डरे और हाइड्रा हमेशा से सबसे ऊपर है। अब ये बात आर्मिन जोला इन सबको क्यों बता रहा होता है, ये हमें तब पता चलता है जब आर्मिन जोला उन्हीं के शील्ड की एक हेली कैरियर की सैटेलाइट की मदद से वहां पर उसी बंकर को उड़ाने के आदेश दे देता है। और जब कैप्टन को ये पता चलता है कि आर्मिन जोला यहाँ पर हमें ये सारी बातें बताकर हमारा टाइम वेस्ट करना चाहता था, और जब वहां से सैटेलाइट ऑन हो जाती है तब वहां पर हेली कैरियर की मदद से एक मिसाइल उस पूरी के पूरे बंकर्स पर लॉन्च हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका को पता था कि वहां पर अंडरग्राउंड हमेशा से कुछ न कुछ सुरंगें होती ही है, तो वहां पर वो नताशा को उसी अंडरग्राउंड सुरंग में ले जाकर उस पूरे बंकर के नष्ट होने के बावजूद भी उसे वहां से बचा लेता है। और साथ ही अब यहाँ पर नताशा और कैप्टन अमेरिका को लगने लग जाता है कि अलेक्जेंडर पियर्स ही एक ऐसा इंसान है जो हाइड्रा के मेन इंसानों में से एक है और अब हमें उसी से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी और साथ ही उसके जो भी अंदर प्लान्स चल रहे हैं उन सब प्लानों को खत्म करना पड़ेगा। अब क्योंकि वहां पर कैप्टन अमेरिका और नताशा को भगोड़ा साबित कर दिया गया था, तो उनके पास में गन्स और दूसरे वेपन्स लेने के लिए और भी कोई सहारा नहीं बचा था। इसी की मदद लेने के लिए दोनों पहुंचते हैं अमेरिका के यूएस एयर फोर्स में काम कर रहे सैम विल्सन के पास में, और यहीं पर रिवील होता है कि सैम विल्सन फैल्कन है। स्टीव रॉजर्स, नताशा और साथ ही सैम विल्सन तीनों मिलकर अपना टीम अप कर लेते हैं और शील्ड में काम कर रहे जैस्पर सिटवेल को अपनी कैद में ले लेते हैं। काफी पूछताछ के बाद में वो उससे ये कंफर्म करवा ही लेते हैं कि वो एक्चुअल में हाइड्रा के लिए ही काम कर रहा था। यहाँ पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा मेन खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि हाइड्रा के अंदर आर्मिन जोला ने जो अपनी कॉन्शियसनेस उस सुपर कंप्यूटर के अंदर डाल रखी थी, उसकी मदद से वो एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहते थे जो कि पूरी शील्ड की सैटेलाइट को ही अपने कब्जे में ले ले, और जो भी हेली कैरियर शील्ड के लिए काम करने वाले थे वो अब हाइड्रा के लिए काम करेंगे। ये सारी बातों का खुलासा होने के बाद में जब स्टीव रॉजर, नताशा और साथ ही फैल्कन मिलकर उस जैस्पर के साथ में वहां से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर विंटर सोल्जर का अटैक हो जाता है और वो जैस्पर को उस कार से बाहर निकालकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच में वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होने लगती है और तभी ये रिवील होता है कि वो विंटर सोल्जर और कोई नहीं, वो होता है बकी बार्न्स, जो कि एक जमाने के अंदर कैप्टन अमेरिका का काफी अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। और साथ ही यहाँ पर ये रिवील होता है कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर जब बकी बार्न्स उस ट्रेन से गिर जाता है तो वहां पर हाइड्रा के लोग उसे कैप्चर कर लेते हैं और साथ ही अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसका पूरा का पूरा माइंड वॉश करके और उसे नए वेपन्स के साथ में, इक्विपमेंट के साथ में इक्विप्ड करके उसे कैप्टन अमेरिका के खिलाफ भड़का देते हैं। अब क्योंकि बाकी पूरे वर्ल्ड की नजरों में बकी बार्न्स मर चुका था, तो इसको वो एज अ विंटर सोल्जर के रूप में यूज करते हुए अपने सभी सीक्रेट्स कामों को अंजाम देने के लिए काम में लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि मारिया हिल, जो कि निक फ्यूरी को वहां से रिकवर करके लेके गई थी, अब ये रिवील होता है कि निक फ्यूरी पूरी तरीके से मरे नहीं थे, वो जिंदा थे लेकिन मरने की एक्टिंग कर रहे थे। निक फ्यूरी को फिर से जिंदा देख वहां पर कैप्टन के चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है और तभी वहां पर निक फ्यूरी उनको अपना प्लान बताता है। वो वहां पर ये रिवील करता है कि हाइड्रा के कुछ लोग सैटेलाइट के अंदर जो हेली कैरियर कनेक्टेड है उनकी मदद से इस पूरी दुनिया के ऊपर कई सारी गोलियों की बौछार करने वाले हैं और तुम्हें अब सीक्रेटली जाकर उनकी पूरी चिप्स को रिप्लेस करना है फिर से शील्ड की कनेक्टिविटी के
के साथ में, ताकि हाइड्रा का जो भी उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन और जो उनकी पावर जो उस पर लगी हुई है वो पूरी तरीके से उन पर से हट जाए। वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर के वहां पर आने के बाद हमें ये दिखता है कि वो अब सभी तीनों हेली कैरियर्स को आसमान में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। और जब तीनों के तीनों हेली कैरियर्स का लॉन्च ऊपर हो ही रहा होता है, उसी वक्त वहां पर कैप्टन अमेरिका की एंट्री हो जाती है और वो वहां पर एक स्पीकर के अंदर उस पूरी की पूरी शील्ड ट्राइस्क्लीन हेडक्वार्टर के अंदर सभी को ये बताता है कि यहाँ पर कई सारे हाइड्रा के कुछ एजेंट्स मौजूद हैं जो कि इस पूरी की पूरी शील्ड के हेली कैरियर्स के ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं और इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी मदद करें और उन सभी हाइड्रा के लोगों को पहचानने में मेरा साथ दें। इसी बीच हमें यहाँ पर इस कहानी का सबसे शानदार सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नताशा रोमानोफ उसी वर्ल्ड काउंसिल सिक्योरिटी टीम के अंदर में से एक होती है और एक बुढ़िया का रूप बनाए हुए उन सभी के साथ में उनको चकमा देने की पूरी कोशिश करती है। और जब वहां पर वो एक सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर नताशा अपना असली चेहरा उन सभी के सामने दिखाती है और उन्हें बताती है कि मैं वहां पर काउंसिल के एक मेंबर होने की बस एक्टिंग कर रही थी। और तभी वहां पर निक फ्यूरी की एंट्री होती है। निक फ्यूरी वहां पर आकर अलेक्जेंडर को वहां पर शील्ड का डेटा अनकोड करने के लिए कहता है, लेकिन तब वहां पर अलेक्जेंडर निक फ्यूरी से कहता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर ही कर सकता है और क्योंकि अब तुम तो मर चुके हो तो मरे हुए डायरेक्टर्स इस शील्ड के डेटा को डिकोड कभी नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त यहाँ पर इस पूरी मूवी का गेम चेंजर प्लान हमें दिखता है जब हमें ये पता चलता है वो आंख जिस पर हमेशा से निक फ्यूरी एक काली पट्टी लगाकर रखता था उसके अंदर उस पूरी की पूरे डायरेक्टर लेवल की डिकोडिनेशन भी मौजूद थी। और वहां पर निक फ्यूरी अपनी इस आंख का यूज करते हुए शील्ड की पूरी डेटाबेस को वापस से एक्वायर कर लेता है और नताशा के थ्रू उन सभी हाइड्रा के एजेंट्स का शील्ड के लोगों के सामने खुलासा कर देता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन अमेरिका की तरफ जो कि हेली कैरियर्स में पहुंचकर हाइड्रा वाली चिप्स को शील्ड की चिप्स के साथ में रिप्लेस कर देता है। चिप्स के रिप्लेस हो जाने की वजह से कंप्लीटली अब जो हाइड्रा के बेस के अंदर जो उसका पूरा कंट्रोल था हेली कैरियर का, अब वो फिर से शील्ड के अंदर मारिया हिल के पास में आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर विंटर सोल्जर की भी एंट्री हो जाती है और कैप्टन और विंटर सोल्जर के बीच में एक बहुत ही धाकड़ सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर दोनों ही एक दूसरे के साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। और वहीं पर हमें ये पता चलता है कि अब कैप्टन अमेरिका का जो दोस्त है बकी बांस वो उस पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी वहां पर विंटर सोल्जर यानी कि बकी बांस कैप्टन पर मुक्के धड़ाधड़ बरसाया जाता है। लेकिन काफी सारे मुक्कों के बाद में एक बार के लिए वहां पर बकी बांस रुक ही जाता है। अब क्योंकि पूरा का पूरा कमांड जो कि पहले हाइड्रा के हाथ में था अब शील्ड के हाथ में आ चुका होता है, तो इसी की वजह से वो उस हेली कैरियर को तबाह करने की सोचते हैं। और जैसे ही वहां पर कई सारे ब्लास्ट होने लगते हैं तो बकी बांस और साथ ही कैप्टन अमेरिका वहां मौजूद एक नदी में गिर जाते हैं। और इसी के साथ में निक फ्यूरी द्वारा दिया गया काम कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जब दोनों पानी के अंदर गिरते हैं यानी कि कैप्टन और साथ ही वहां पर बकी बांस जब पानी के अंदर गिरते हैं तो अब वहां पर कैप्टन अमेरिका काफी अनकॉन्शियस सिचुएशन में होता है, लेकिन फिर भी बकी बांस उसे वहां से पानी में से बचाकर एक जंगलों में खो जाता है। और साथ ही यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि नताशा रोमानोफ अब पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में बैठकर शील्ड के बाकी सभी लोगों के बारे में बता रही होती है और उसे बताती है कि यहाँ पर हाइड्रा के कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमाने के लिए यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स के अंदर छेड़ाखानी करी थी, लेकिन अब सब कुछ अपनी सिचुएशन कंट्रोल में है। और वहीं पर सीन दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी के साथ में। हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने कब्रिस्तान यानी कि अपनी ग्रेव के ऊपर खड़ा होता है और उससे कहता है कि लोगों की नजरों में अब मैं मर चुका हूँ और अब मेरा एम्बिशन लोगों की जान बचाना और साथ ही शील्ड के अंदर उसे पूरी तरीके से सेफ रखना है। और इसी के चलते मैं अब दुनिया के दूसरे कोनों में जा रहा हूँ जहाँ पर हाइड्रा के और भी कोई छोटे छोटे बेसिस मौजूद है, वहां पर जाकर अब उन्हें खत्म करना ही मेरा अपना एम्बिशन रह चुका है। और यहीं पर इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि अब कैप्टन अमेरिका और फैल्कन फिर से बकी बांस को ढूंढने के अंदर लग जाते हैं और साथ ही अब ये पता चलता है कि उस बम धमाके के अंदर कैप्टन रोमेलो भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है स्ट्रकर जो कि हाइड्रा के एक और बेस के अंदर सीक्रेटली अपने कामों को अंजाम दे रहा होता है और वहां पर ये रिवील होता है कि उसने लॉकी का सेप्टर चुरा लिया है और लॉकी के सेप्टर को चुराने के बाद में उसकी पावर्स के साथ में वो अपने कुछ सीक्रेट सोल्जर्स के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट करके उन सभी की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, जिनके अंदर हमें वहां पर दो एजेंट दिखाए जाते हैं, एक को सुपर ह्यूमन फास्ट स्पीड और साथ ही दूसरी को टेलीकाइनेटिक पोर्टेबिलिटी की ताकतें। और इसी के साथ ये मूवी कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है विंटर सोल्जर जो कि अपने बकी मेमोरियल के पास में खड़ा हुआ अपने आप की तस्वीर
तस्वीर देख रहा होता है और तब उसे पता चलता है कि वो किसी जमाने में स्टीव रॉजर का दोस्त हुआ करता था। सो गाइज, इसी के साथ में ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके बाद में मैं इस MCU सीरीज का 10th पार्ट यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।